सबसे पहले तो वी टॉक्ड अबाउट द टर्म हाइड्रोकार्बन्स, राइट। इन द प्रीवियस क्लास हमने एक टर्म बोली थी, हाइड्रोकार्बन्स, which contain only two family of compounds. The first one is alkanes, which are the saturated one, and the second one is alkenes, which are the unsaturated one. The general formula of alkanes is CnH2n plus 2. सैचुरेटेड का मतलब होता है कि ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स इसमें जो हैं वो सिंगल हैं, एंड द हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली हाइड्रोजन कार्बन, सो वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन एल्केन्स भी है। क्रूड ऑयल जो है, व्हेन वी एक्सट्रैक्ट क्रूड ऑयल, अब इसकी अपनी कोई डिमांड नहीं है, ठीक है। लेकिन जो क्रूड ऑयल की हम फ्रैक्शंस बनाते हैं, उन फ्रैक्शंस की बेसिकली काफ़ी डिमांड है। क्रूड ऑयल खुद अगर हम रॉ फॉर्म में लेंगे, इट हैज़ ज़ीरो यूज़, ज़ीरो रिक्वायरमेंट, ज़ीरो डिमांड, कोई क्रूड ऑयल नहीं लेता। ऑल ऑफ द डिफरेंट एल्केन्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डिफरेंट फ्रैक्शंस को हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन के थ्रू इस क्रूड ऑयल में एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्रूड ऑयल जब आप एक फर्नेस के अंदर एंटर करते हो, यू परफॉर्म फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इन लार्ज fractionating columns and plants that are available in oil refineries as well. यहाँ क्रूड ऑयल को जब आप हीट करना शुरू करते हो, तो जिस फ्रैक्शन का, अब क्रूड ऑयल के अंदर बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। इट्स अ मिक्सचर, यू कैन से क्रूड ऑयल इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ना क्रूड ऑयल बीइंग अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स मीन कि अब जिस वाले कंपाउंड का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे पहले एवेपोरेट कर जाएगा, मीनिंग वो फ्यूल गैस बना देगा। फिर उससे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, दैट इज गोइंग टू मेक गैसोलीन। फिर उससे कम आपके पास नेफ्ता आता है, देन कैरोसिन, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, और जितना नीचे, और एंड पे कौन आपके पास एक्सट्रैक्ट हो जाएगा? एंड पे बिटुमेन सेपरेट होता है, बिकॉज इट हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर एंड द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, उसकी जो नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स ऑफ कार्बन, द विस्कोसिटी एज वेल, द मास एज वेल, ओवरऑल मोलिकुलर मास बिटुमेन कंपाउंड का बहुत ज़्यादा होगा। So, how do we refine crude oil? By fraction distillation, where petroleum is a mixture consisting mainly of alkane hydrocarbons. Petroleum fraction is a mixture of hydrocarbons with a similar chain length and boiling point range. यहाँ पे first of all you preheat the oil, pass it into the column, fractions then start condensing. अब crude oil जो है वो liquid form में होता है। अब लेट्स से एक फ्रैक्शन यहाँ पर लिक्विड से गैस एवेपोरेट हुई है, नेफ्ता। जब वो गैस में एवेपोरेट होती है, उसको वापस कंडेंस फिर किया जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। तो क्रूड ऑयल लिक्विड था, क्रूड ऑयल में से गैस नेफ्ता रिलीज हुई, और वो नेफ्ता गैस बन के नेफ्ता लिक्विड बनाती। वंस अगेन इट इज लाइक कंडेंस्ड। टेम्परेचर ऑफ द कॉलम डिक्रीजेज अपवर्ड्स, और सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो होगा वो बॉटम में होगा, और ऊपर सबसे कम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने यही कहा कि जो बिटुमेन है, बिटुमेन का साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे, ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, कार्बन कार्बन के ज़्यादा हाइड्रोजन्स होंगे। उसका जो एमआर होगा, कंपाउंड का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, वो भी ज़्यादा होगा, डेंसिटी ज़्यादा होगी, थिकनेस, कलर डार्क होगा, विस्कस ज़्यादा होगा, एंड उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, स्ट्रॉन्ग वैन वॉल्स, लंदन फोर्सेस, एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऑब्वियसली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स वुड कंडेंस फर्स्ट। अब फ्यूल गैस या पेट्रोलियम ले लें, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, जिसमें वी कैन से दे आर द स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स, दे हैव लेस नंबर ऑफ कार्बन चेन्स, लेस नंबर ऑफ कार्बन बॉन्ड्स। उनका मोलिकुलर मास ही कम था, सो दे डिड नॉट रिक्वायर दैट मच टेम्परेचर और हीट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। Big molecules condensed at the bottom at higher temperatures. तो वन ऑफ द मेथड्स इन विच हम एल्केन्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉट जस्ट एल्केन्स, वी कैन प्रोड्यूस एल्कीन्स एज वेल। वो आपके पास होता है क्रैकिंग, विच इज द कन्वर्जन ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल डेकेन ले लें। अब डेकेन की अपनी कोई डिमांड नहीं है, C10H22, डेकेन हैज़ नो डिमांड। बट अगर हम इस डेकेन को ब्रेक डाउन कर दें, क्रैक कर दें इनटू C8H18, और साथ एक छोटा एल्कीन बन जाएगा बचे हुए कार्बन और हाइड्रोजन से। अब ऑक्टेन की बहुत डिमांड है, आपके पास हाई ऑक्टेन गाड़ियां आती हैं, हाई ऑक्टेन पेट्रोल हैज़ अ लॉट ऑफ डिमांड, लेकिन किसी ने आज तक डेकेन मांगा नहीं। इसलिए लार्जर हाइड्रोकार्बन्स हैव वेरी लेस डिमांड। कुछ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनकी डिमांड होती है, बट ऑब्वियसली वो डेकेन से तो छोटा ही था। ऑक्टेन हमने इसलिए बनाया क्योंकि मार्केट में उसकी डिमांड है, उसकी सप्लाई भी चाहिए। हाई ऑक्टेन इज very common as well. So this cracking is basically a chemical process, involves the splitting of strong covalent bonds, so requires high temperatures as well. कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर क्या हो रहा है, कभी कभार हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस हो सकता है, एल्कीन, छोटा छोटे एल्केन्स और सब कुछ। The petroleum fractions with shorter carbon chains are in more demand than larger fractions. To make use of larger hydrocarbons and to supply demand for shorter ones, long hydrocarbons are cracked.
उसके अंदर आप क्यों क्रैक करते, ताकि आपको ज़्यादा वैल्यूबल, ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो जाए, जो कि आप ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न कर सकते हो और चीज़ों में यूज़ कर सकते हो एज वेल। प्लस रिफॉर्म भी हो रहा है ना। यू आर टर्निंग द स्ट्रेट चेन alkanes into a branched and cyclic alkanes and aromatic hydrocarbons. These branched and cyclic hydrocarbons burn more cleanly, and they are used to give fuels at a higher octane number, and plus they are also used for making motor fuels as well. इन्हीं एल्केन्स की अगर आप बात करो, दे कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। कोई भी चीज़ एज फ्यूल क्यों यूज होती है? फ्यूल का मतलब क्या होता है? आप उसको बर्न करके एनर्जी बना सकते हो। फ्यूल इज एनीथिंग दैट रिलीजेस हीट एनर्जी व्हेन बर्न्ड, और एल्केन्स भी रेडिली बर्न कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। शर्त यह है कि आपके पास जो ऑक्सीजन है वो एक्सेस अमाउंट्स में हो, क्योंकि ऑक्सीजन अगर लिमिटेड अमाउंट्स में हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के बजाय आपके पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। और कार्बन मोनोऑक्साइड इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल फॉर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल। इट कैन कॉज ग्लोबल वार्मिंग एज वेल। इट कैन ऑल्सो ब्लॉक द सनलाइट, और ये स्मॉग भी प्रोड्यूस कर देता है। एक और ट्रिक जो यहाँ पे यूज हो सकती है इन ऑर्डर टू बैलेंस, अगर आपको कभी बैलेंस करनी है ना कोई एल्केन्स की कंबशन इक्वेशन, ऑलवेज बैलेंस द कार्बन्स फर्स्ट, देन बैलेंस हाइड्रोजन्स, एंड देन एट द एंड यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन्स। ये सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे फॉर एनी ऑर्गेनिक केमिकल। इसका एक वो फॉर्मूला भी आता है ना, x+y/2 करके शायद। दैट इज नोन एज द कंबशन एनालिसिस। वो एक डिफरेंट चीज है जो आप कह रहे हो, उसको हम अच्छा। कंबशन एनालिसिस कहते हैं। और वो मोस्टली कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आप लोग बहुत लिमिटेड है आपका, और वो आपको पेपर में दी होती है। आप लोगों को पेपर में दी होगी पूरी जी। कंबशन एनालिसिस की क्वेश्चन, उधर से फिर वो मोल्स वगैरह के सवाल भी उसी के अंदर मिला मिलू के फिर देते हैं कोई सवाल बना के। वो आपके पास यूज होती है स्टोइशियोमेट्री मोल्स, जो आपका बिल्कुल टॉपिक 1 है, उसके साथ मिक्स होके वो सवाल बिल्कुल आप सही कह रहे हो आएगा। वो एक डिफरेंट चीज़ है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी कंबशन रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस द कार्बन फर्स्ट, देन हाइड्रोजन, एंड देन ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छी नहीं है बिकॉज इट्स हाईली टॉक्सिक, और ये क्या करता है आपके रेड ब्लड सेल्स में हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन से भी तेज बाइंड कर लेता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन, और उसकी एफिनिटी भी हाई है। सो व्हाट हैपेंस इज इट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन अटैचिंग टू द हेमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आपके पास ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है बॉडी के अंदर, एंड हर पार्ट ऑफ द बॉडी तक वो रीच भी नहीं कर पाएगा आपके पास। प्लस there can be a lot of pollution from combustion as well. The sulfur containing impurities are found in petroleum fractions which produce sulfur dioxide when they are burned as well. अब आप सल्फर को भी देखो, सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑल्सो हार्मफुल। ये आपके पास एसिड रेन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। और सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये बारिश के पानी के साथ मिलके आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और अगर आप सोचो सल्फ्यूरिक एसिड गिरे, दैट इज योर एसिड रेन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो आपके पास गाड़ियों के इंजन से निकलते हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब बारिश के पानी के साथ मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एसिड रेन। सो दे आर बोथ टॉक्सिक। आपके पास स्मॉग प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिड रेन। कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिक है, कार्बन डाइऑक्साइड टॉक्सिक नहीं है। बट हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस एटमॉस्फेयर में बढ़ गए हैं, तो दे स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करने से आपका ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना, दैट इज कॉजिंग, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, अ रीजन फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। बाकी अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हो गए तो वो स्मॉग प्रोड्यूस करें, फोटोकेमिकल स्मॉग। स्मॉग इज फॉग प्लस स्मोक। और फिर बाकी सूद पर्टिकुलेट जो पाउडर टाइप कार्बन का निकलता है, वो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज इज लेस देन 0.05 नैनोमीटर, जो कि इजीली लंग्स और आपकी थ्रोट के अंदर जा सकता है। इसीलिए कैटालिटिक कन्वर्टर्स मौजूद है ना। कैटालिटिक कन्वर्टर्स एक बहुत सिंपल काम करते हैं। आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, और आपके पास क्या है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। ये इसको समझें। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को दे देगा, और उसको बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड, और पीछे यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन रह जाता है। अब ना कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल है, ना नाइट्रोजन हार्मफुल है। बोथ ऑफ दीज गैसेस आर गुड टू गो एंड टू बी रिलीज बाय द कार। कैटालिटिक कन्वर्ट की तो अब लाहौर के अंदर टेस्टिंग भी होना शुरू हो गई है, क्योंकि लाहौर में माशाल्लाह से कहीं पे पाकिस्तान का फर्स्ट सिटी आ गया है। लाहौर इज लाइक रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड फॉर इट्स एयर पोल्यूशन।
और अब अगर आप लाहौर के अंदर दाखिल होते हो थ्रू टोल प्लाजा या मोटरवे, आपकी गाड़ी का कैटलिटिक कन्वर्टर, जो कैट जिसको हम कहते हैं, वो अब चेक भी होने लग गया है। और डिफरेंट ग्रीन पॉइंट्स और ग्रीन स्टेशंस बन चुके हैं जो चेक करते हैं कि ये गाड़ी कहीं कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड रिलीज तो नहीं कर रही है। अगर कर रही हैं, उस गाड़ी को एंटर होने ही नहीं दिया जा रहा है अब लाहौर के अंदर, अनलेस वो साथ ही उसको ठीक वगैरह ना करवा लें। तो सिंपल है कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को नाइट्रोजन बना देगा कैटलिटिक कन्वर्टर, और कार्बन मोनोऑक्साइड को वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। कैटलिटिक कन्वर्टर के अंदर ये तीन डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, जो कि इसको एक आप कह सकते हैं लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं टू रिमूव दीज हार्मफुल पोल्यूटेंट्स एंड कन्वर्ट देम इनटू लेस हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो कम फ्रॉम क्रूड ऑयल, जिसको हम बायोफ्यूल्स कहते हैं, और ये एज ए रिन्यूएबल रिसोर्स भी, क्योंकि ख़त्म नहीं होंगे। बायोफ्यूल जैसे वुड भी है, वुड भी एक बायोफ्यूल्स है, प्लांट्स बायोफ्यूल्स हैं, आपके एनिमल्स का जो वेस्ट है वो भी बायोफ्यूल्स के अंदर ही आता है। अल्कोहल सच एज इथेनॉल कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स फ्रॉम प्लांट्स। बायोडीजल इज प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स विद अ मिक्सचर ऑफ एल्कली एंड मिथेनॉल। अब एडवांटेजेस मैंने वही कहा, रिन्यूएबल है पहली बात तो। रिन्यूएबल का मतलब है इट्स इको फ्रेंडली एज वेल, इट्स नॉट गोइंग टू फिनिश एज वेल, ये सस्टेनेबल भी है, आज वाली और अगली जनरेशन आने वालों तक सबके लिए रहेगा। और प्लस ज़्यादा कोई लार्ज स्केल पोल्यूशन भी नहीं हो रही है इन बायोफ्यूल्स की वजह से। लेकिन मसला ये कि अब डिबेट होगी ना कि खाना उगाएं या पौधे उगाएं। आपने बायोफ्यूल ठीक है मान लिया, बहुत अच्छा तरीका आपने ढूंढा है कि प्लांट्स को बर्न करके लिख सकते हैं। अब प्लांट ज़्यादा उगाएं बायोफ्यूल के लिए या आपका खाना ज़्यादा उगाया जाएगा, तो एक डिबेट होगी, खाना या पौधे फॉर बायोफ्यूल्स। प्लस वो वाला लैंड अब आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अब कुछ लैंड आपको बायोफ्यूल्स के लिए भी चाहिए है। रेन फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ती है, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, ऊपर वाली जो फर्टाइल जरखेज ज़मीन होती है, वो जो सॉइल इरोजन आपके पास हो जाती है। यही एल्केन्स का एक जो पहला रिएक्शन आपके सिलेबस में है, दैट इज योर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मीनिंग रिप्लेसमेंट, और फ्री रेडिकल रिप्लेस करे। फ्री रेडिकल बना कैसा था, जो आपके पास Cl2 का मॉलिक्यूल था, इस Cl2 की हुई थी होमोलिटिक फिजन, और दोनों क्लोरीन अपना अपना इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गए थे। इन्होंने बना दिए थे फ्री रेडिकल्स। रेडिकल्स कौन होते हैं, जो अब तैयार बैठे हैं किसी के साथ भी रिएक्ट करने के लिए, इतने रिएक्टिव होते हैं। These reactions of alkenes with bromine या chlorine in UV light, in the presence of UV light, alkanes react with chlorine to form a mixture of products with the halogens substituting the hydrogen atoms. अगर आप इसका ओवरऑल रिएक्शन देखो, तो मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ to produce chloromethan and HCl, which is the overall reaction, but a more complex mixture of the products is actually formed as well. इस रिएक्शन को हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये तो एक ओवरऑल इक्वेशन है ना, कि सब्स्टिट्यूशन में हो क्या रहा है। CH4 में जो फोर्थ हाइड्रोजन है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन, लेकिन इसके असल में तीन स्टेप्स हैं, इंक्लूडिंग इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन के अंदर मैंने आपको बताया कि दिस इज वेयर द रेडिकल्स वर फॉर्म, जब यूवी लाइट की मदद से क्लोरीन मॉलिक्यूल टूटा इनटू फॉर्मिंग two chlorine radicals, and the UV light supplied the energy in order to break the Cl-Cl bond, जिसको होमोलिटिक फिजन कहते हैं, और आपके पास दो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए थे। अब फ्री रेडिकल इज अ रिएक्टिव स्पीशीज विद एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट्स रेडी टू रिएक्ट विद एनीबॉडी। अब एक प्रोपगेशन का रिएक्शन इज बेसिकली टू स्टेप्स। ये एक सिंगल रिएक्शन है। कैसे, सबसे पहले होगा क्या, एक क्लोरीन रेडिकल आएगा, CH4 से उसका एक हाइड्रोजन ले जाएगा और क्या बना देगा आपके पास, HCl, और पीछे CH4 बेचारा क्या रह गया, CH3। इस CH3 को चढ़ जाएगी तप, ये तप जाएगा, ये जाएगा एक नए क्लोरीन मॉलिक्यूल के पास, और उससे उसका अब एक क्लोरीन छीन के अपने साथ ले आएगा, और पीछे उसका एक क्लोरीन रेडिकल छोड़ देगा। अब ये वाला क्लोरीन तप जाएगा, ये वाला क्लोरीन अब इसके पास जाएगा, दोबारा इससे एक हाइड्रोजन छीनेगा, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग until and unless all of the four hydrogens are all replaced by four chlorines. The chlorine free radicals are very reactive and they remove an H from the methane, leaving a methyl free radical. वही react करेगा, product चलता जाएगा, and this will keep on going in a form of a chain reaction जब तक all of the hydrogens are replaced by chlorine. Is it clear? Yes. टर्मिनेशन के अंदर तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल बच गए वो मिलके Cl2 बना देंगे, या कोई भी एल्काइल एल्काइल रेडिकल मिलके एल्काइल चेन बना देंगे, या फिर एक एल्काइल और हैलोजन मिलके मॉलिक्यूल बना देंगे। ये सारे वो बचे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो टर्मिनेशन रिएक्शन के अंदर बच जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ डिसाइड करते हैं हम आपस में क्यों ना रिएक्ट कर जाएं। इसी तरह
अगर आप ब्रोमीन का करना और प्रोपेन का करना, इट्स द सेम थिंग। अब प्रोपेन क्या होता है, मैं एक आपके लिए यहाँ भी कर देता हूँ। नाउ लुक एट दिस, प्रोपेन इज व्हाट, C3H8। इज इट क्लियर? अब C3H8 सबसे पहले रिएक्ट करे किसके साथ, एक ब्रोमीन रेडिकल के साथ। ब्रोमीन रेडिकल उससे क्या ले जाएगा, उसका हाइड्रोजन, तो पीछे क्या रह जाएगा, C3H7 रेडिकल, और क्या फॉर्म हो जाएगा, HBr। यहाँ तक क्लियर है? अब जी। वो प्रोपाइल जो है, वो प्रोपेन से जो प्रोपाइल बना वो तब गया। अब वो जाएगा किसके पास, एक नए ब्रांड न्यू ब्रोमीन के पास, और उससे उसका ब्रोमीन छीन लेगा अब, और क्या बना देगा, C3H7Br, और साथ एक Br रेडिकल बन जाएगा। ये एक रिएक्शन हुआ है। अब यही वाला Br रेडिकल फिर तपेगा, अब ये इसके पास जाएगा, उससे उसका हाइड्रोजन लेगा, एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग अनटिल और अनलेस आपके पास 8 के 8 हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन्स नहीं आ जाते, एंड दे कीप ऑन गोइंग एज वेल। इसी तरह फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपके सिलेबस में, यू कैन बी आस्क्ड टू राइट द ओवरऑल इक्वेशन एज वेल। और अगर तो हम पूरा, सारे 8 के 8 इक्वेशन लिखेंगे? 8 नहीं, 8 16 बनेंगी, लेकिन इतना बड़ा नहीं आता पेपर में भाई। या आपके पास आएगा मीथेन, या आपके पास आएगा इथेन, लेकिन सारी नहीं लिखनी होती, जस्ट द फर्स्ट वन। गॉट इट? क्लियर है? जी, ओवरऑल क्लियर। इक्वेशंस आप पहले भी आईजीसीएसई के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट द इनिशियल प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन इज एक्चुअली द मेन वन ओवर हेयर। मुझे आप ये वाला तो आप कर लोगे, ठीक है? यहाँ तक समझ आ गया एल्केन्स का पार्ट? जी। गुड जॉब।